नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। जब कोई देश तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ता है तो उसमें सड़कें बढ़ती हैं, साथ ही बढ़ते हैं यातायात के साधन और इसके साथ बढ़ती हैं सड़क दुर्घटनाएं। अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो भारत में सड़कों की लंबाई हर रोज 35 किलोमीटर की रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, यानी कि नई सड़कें बन रही हैं। और इसीलिए इस्तेमाल करते हुए इन सड़कों के लिए हम और आप मिलकर नई नई गाड़ियां या टू व्हीलर खरीदते हैं, लेकिन इसके साथ सड़क हादसों की संख्या भी बढ़ रही है। अगर 2020 के ही आंकड़ों को देखें तो 3,74,397 एक्सीडेंटल डेथ के मामले भारत में सामने आए। हालांकि अगर 2020 में देखें तो ये 4,21,000 के पार थे, यानी कुछ गिरावट जरूर हुई है, लेकिन सरकार ने तय किया है कि 2025 तक जो सड़क दुर्घटनाओं में मौत के मसले हैं या मामले हैं उन्हें 50% तक कम किया जाए और 2030 तक इन मामलों को शून्य, यानी सड़क दुर्घटना में मरने वालों के नंबर को शून्य पर लाने का सरकार का लक्ष्य है। समझेंगे ये मुमकिन कैसे होगा और किस दिशा में और किन कदमों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और चुनौतियां क्या हैं अगर हम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और उसमें होने वाली मौतों को रोकने की बात को समझें। तो हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। राघव चंद्र हमारे साथ हैं, फॉर्मर चेयरमैन NHI, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत बनर्जी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सियाम से, आपका स्वागत है। और डॉक्टर सेवाराम हैं, प्रोफेसर हैं, हेड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लानिंग SPA से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में राघव जी आपसे करना चाहूँगा क्योंकि NHI की रफ्तार बढ़ी है, सड़क बनाने का हर रोज़ का जो आंकड़ा है वो तेज़ी के साथ बढ़ा है, लेकिन नंबर जो है एक्सीडेंट्स के ये भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हैं। हम किस तरीके से जो सरकार का लक्ष्य है 2050 तक इसे 50% कम करने का और 2030 तक इसे 0 पर लाने का, उसे कैसे पूरा करेंगे? देखिए, सड़क दुर्घटनाओं का जो मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर न केवल सरकार, न केवल नेशनल हाईवे अथॉरिटी, बल्कि हर स्टेट गवर्नमेंट, हर नगरीय निकाय, हर शहर की व्यवस्था, हर नागरिक का अब ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो सड़क दुर्घटनाओं की प्रति वो उसका ध्यान आकर्षित हो और वो उसको उस पर कार्रवाई करे और अग्रसर होकर सड़क दुर्घटनाएं बंद की जाएं। आज हमारे पास जब देखा जाए तो विश्व की केवल 1% संख्या में गाड़ियां हैं, लेकिन विश्व की 10% दुर्घटनाएं शायद हमारी सड़कों पर होती हैं। तो ये क्यों होती हैं? इसका प्रमुख कारण ये है कि एक तो अभी तक ऐतिहासिक तौर पर हमारी जो सड़कें थी उनमें सेफ्टी के पर्याप्त मेजर्स नहीं अपनाए गए थे, क्योंकि हमेशा हमारे पास बजट की कमी रहती थी। तो या तो हम अगर 4 लेन की सड़क होनी चाहिए तो उसको एक कंबाइंड 2 लेन सड़क विदाउट सेफ्टी प्रोविजंस बना देते थे कि उसमें डिवाइडिंग हम सड़कों को नहीं करते थे डिवाइड। तो इस तरह से जो इंजीनियरिंग के जो हमारे निर्णय थे वो हमेशा कम रहते थे, जैसे कि इंटरसेक्शंस होने चाहिए, VOPs होने चाहिए, ROBs जहां होने चाहिए, या जो भी हमको उस पर मेटल क्रैश बैरियर्स लगाने चाहिए वो नहीं होते थे। तो इस प्रकार से हमारे इंजीनियरिंग के सभी बजट कम होने के कारण कम होते थे। लेकिन आज की तारीख में जो नई सड़कें बनाई जा रही हैं, जो भारतमाला परियोजना के तहत और जो NHDP के तहत सड़कें बनाई जा रही हैं, उनमें पूरे प्रावधान सेफ्टी के किए गए हैं। फिर भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। उसका प्रमुख कारण है मैनेजरियल कमी, क्योंकि हम जो मोटर व्हीकल्स एक्ट का जो हमको पालन करना चाहिए उसके प्रावधानों का वो पालन नहीं किया जा रहा और उनमें बीच बीच में वायलेशंस होते हैं। उसकी वजह से आज इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। जो ट्रक को राइट हैंड साइड पर, एक्सट्रीम राइट पर नहीं चलना चाहिए फास्ट लेन पर, वहां आज हेवी ट्रक्स चलती हैं। जहां पर उनको उल्टी दिशा में नहीं चलना चाहिए वहां उल्टी दिशा में लोग चलते हैं। ड्रंकन ड्राइविंग पर पूरा कंट्रोल नहीं है। तो तमाम वायलेशंस की वजह से आज सड़कों पर जैसे जैसे नई और बेहतर सड़कें बनती जा रही हैं तो उस तरह से लोग स्पीड भी अपनी बढ़ा रहे हैं और एक्सीडेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सर, और इसलिए ये केवल
नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम नहीं है, नहीं ये नहीं, सामूहिक पूरे जिम्मेदारी, मैं देश किसी एक की के बात नहीं कर सामने रहा हूं, मैं एक ज्वलंत समस्या है। समझना ही चाह रहा हूं कि असल में क्यों है। और हम जब दुनिया के तमाम देशों से तुलना करते हैं तो सड़क हादसों की संख्या, जैसे कि आपने खुद कहा, सड़कों के मुकाबले एक्सीडेंट्स की संख्या कई गुना ज्यादा दिखती है। प्रशांत जी, जिस तरीके से अगर हम देखें भारत में जो एक्सीडेंटल डेथ हैं पर लाख, अगर मैं बात करूं कि प्रति लाख अगर पॉपुलेशन के लिहाज से बात करूं तो 27 मौतें 2020 में हुई हैं। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में बहुत ही ज्यादा है, यानी कि कई गुना है। क्या हम सेंसिटिव नहीं है, या हमारे जो वाहन चालक हैं वो अभी भी उस तरह के एजुकेट नहीं है? सड़कों की स्पीड और गाड़ियों में मिले हुए, मैं कहूं कि पिकअप या उसकी रफ्तार को लेकर जो एक सामंजस्य होना चाहिए था, उसको हम टैकल नहीं कर पाते। सबसे पहले मैं मकर संक्रांति के उत्सव पर संसद टीवी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि सबसे बड़े मुद्दे पर इस चर्चा पे हमें बुलाया गया है। वाहन निर्माता संगठन की तरफ से हम पूरी तरह से वाकिफ हैं कि हमारे देश में अगर दुनिया का हम प्रतिशत देखें तो 1% गाड़ियां बिकती हैं, लेकिन अगर हम दुर्घटनाओं की संख्या देखें तो 11% दुर्घटनाएं हो रही हैं। जो चंद्रा जी ने बताया है कि बहुत ही मतलब हमें दिल दहलाने वाला एक्चुअली है। इवन कोविड से भी ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, मौतें हो रही हैं, लेकिन शायद समाज की जागरूकता इस तरफ बहुत कम है। ये बड़ा दुखद विषय है। इसलिए संसद टीवी के इस पहल पर मैं साधुवाद देना चाहूंगा संसद टीवी को। और सबसे बड़ी बात है कि तकनीकी जो जरूरतें हैं, जो चंद्रा जी ने रोड के बारे में बताया, मैं आपको व्हीकल्स के बारे में, वाहनों के तकनीकी के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था उसमें बढ़ाई गई है। और आज हमें बड़ा गर्व है कि हमारी जो गाड़ियां हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो, कार्स हो या फिर 2 व्हीलर्स हो, दुनिया की सभी गाड़ियों की तुलना में अब सुरक्षा के नजरिए से खड़ी हुई हैं समानता पर। कई जगह तो 2 व्हीलर्स पे हमें और भी बहुत सारी गार्ड जैसी हमारी जो परिधान है लोगों की, जिसमें फैमिली बैठती है, उसमें सारी गार्ड की तरह की सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। लेकिन जैसे चंद्रा जी ने कहा है कि अनुशासन, उसका अनुमोदन और अनुपालन बहुत जरूरी है। जो नियम बनाए गए हैं सुरक्षा के लिए, चाहे वो सड़कों पर कैसे चलना है, गाड़ियों को कैसे दौड़ाना है, तो इसलिए एनफोर्समेंट बहुत ही जरूरी पार्ट है। लेकिन एनफोर्समेंट नहीं हो सकता जब तक जागरूकता नहीं होगी, जब तक लोगों में शिक्षा की कमी होगी। तो इसीलिए रोड सुरक्षा से रिलेटेड जो शिक्षा हमें देनी है, चाहे वो छोटे बच्चों को स्कूल से सिखाई जाए या कॉलेज में सिखाई जाए या समाज में एक दौर चलाया जाए, जिससे लोगों को समझ में आए कि चलना कैसे है, गाड़ियां कैसे चलानी है, डिसिप्लिन क्यों रखना है, लाल बत्ती पर कब रुकना है, स्पीड क्यों नहीं बढ़ाना है। जैसे चंद्रा जी ने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से, NHAI की तरफ से जितने भी ब्लाइंड स्पॉट्स है, अंधा मोड़ जिसको बोलते हैं, जहाँ दिखाई नहीं पड़ता, बहुत ही बड़ी पहल पे उसमें इम्प्रूवमेंट्स हुई है रोड इंजीनियरिंग पे। ऐसे ही वाहन इंजीनियरिंग पे बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया है। लेकिन अब जरूरत है जागरूकता बढ़ाने की, अब जरूरत है शिक्षा करने की। सायम बहुत खुश है कि आज मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट ने हमें कहा है कि केंद्रीय विद्यालय के साथ आप जुड़िए और 1200 जो स्कूल हैं पूरे देश में, उनके लिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चों के लिए एक एजुकेशन का प्रशांत, और बनाइए। अवेयरनेस एक अलग ये भी हो कार्यक्रम है, जाने लेकिन के मैं बाद पहले आता हूं सेफ्टी, जो आप कह रहे थे। भारत में Yes. तमाम व्हीकल जो सेफ्टी नॉर्म्स है, इंटरनेशनल नॉर्म्स की मैं बात करूं, जो 5 स्टार रैंकिंग के नजरिए से देखूं, 60% फेल हो जाते हैं। ओवर स्पीडिंग के बाद जब कोलिजन होता है उसमें डेथ रेशियो 60% के ऊपर है। कैसे हम ये माने कि जो हमारे तमाम व्हीकल सड़कों पर आते हैं वो सुरक्षा के मानकों को पूरा करते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ज्यादातर लोग इस डेटा स्टैटिस्टिक्स में ना जाकर वो एक्चुअली एक इमोशनल, भावनात्मक दृष्टि से चीजों को देखते हैं। अगर आप देखिए हमारे देश में 81% लोग 2 व्हीलर पर चलते हैं। गाड़ियां जो हम साल में बेचते हैं उसमें 81% लोग 2 व्हीलर पे चलते हैं और फैमिली लेकर चलते हैं, चिल्ड्रन राइडर्स, बच्चों को सामने बिठाकर। तो मुद्दा अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो वो ऑक्यूपेंट की डेथ का कम है कंपेयर टू द पेडेस्ट्रियन एंड 2 व्हीलर्स का। इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें एक समानता अपने
अपने देश में जितनी हमारे पर कैपिटा इनकम है, जितनी हमारी अफोर्डेबिलिटी है, उस हिसाब से हमें मोबिलिटी सोल्यूशन देना है। सस्टेनेबल मोबिलिटी का मतलब है कि हमें लोगों की रीच के हिसाब से उनको मोबिलिटी देना, हमें एनकरेज करना है लोगों को कि वो सेफर रहें। ये जरूरी नहीं है कि हम कॉपी करें दुनिया के दूसरे देशों से और उसमें नंबर ऑफ गैजेट्स ऐसे लगा दें कि वो हमारी अफोर्डेबल रीच से बाहर चली जाए। Okay. आज मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूं कि आप एनसीआरबी का डेटा देखेंगे तो उसमें ऑक्यूपेंट सेफ्टी का उतना कंसर्न नहीं जितना टू व्हीलर सेफ्टी और मे बी पेडेस्ट्रियन सेफ्टी से रिलेटेड और इनडिसिप्लिन ड्राइविंग से रिलेटेड चैलेंजेस है। ओके सर, ओके। मैं मेरा लौटता ये हूं आपके मानना पास। है, मैं लौट हम रहा हूं लोगों का प्रशांत जी, ये जो आपने पॉइंट कहना रेज चाहिए। किया है। डॉक्टर शिवराम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि दो बड़े इशू हैं। क्या अभी भी हम मोबिलिटी को पहुंचाने, उसको बढ़ाने की तरफ हमारा फोकस ज्यादा है? वनस्पति, अगर मैं बात करूं सुरक्षा को लेकर, और इसके बाद सुरक्षा का नंबर आता है, या फिर हमें दोनों कहीं ना कहीं साथ साथ प्लानिंग के लिए इंप्लीमेंट करने होंगे, और उसके लिए रास्ता क्या है? देखिए, आपका जो प्रश्न है उसमें कहीं ना कहीं उत्तर छिपा हुआ है। आप कहीं ना कहीं पहले हमारी प्लानिंग में फेलियर हुआ है। हम जहां मोबिलिटी की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जहां मोबिलिटी चाहते हैं, स्पीड चाहते हैं, कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, तो वहां हमें एक्सेस को कंट्रोल करना होता है। तो कहीं न कहीं एक रोड एनवायरनमेंट में, उसकी प्लानिंग में कहीं न कहीं पहले फेलियर हुआ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। और इसी वजह से अभी ये निश्चित कर दिया गया है कि आने वाले टाइम पर आपको किसी भी रोड की एक रोड सेफ्टी ऑडिट होना ज़रूरी है। तो आपने जो पूछा कि मोबिलिटी ज़रूरी है, कनेक्टिविटी भी ज़रूरी है, और हमें वैसे हाईवे भी चाहिए जो हमें 2 सेटलमेंट को बहुत कम डिस्टेंस पे, कम टाइम पे हम उस पे ट्रैवल कर सकें। लेकिन देखिए, सड़क सुरक्षा में 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है यूज़र जो कि ड्राइवर है, दूसरा आता है व्हीकल, और तीसरा एक रोड एनवायरनमेंट आता है। आप कई बार हम ये गलत समझते हैं, और पहले पहले तो बल्कि ऐसे होता था कि हम गलती के लिए हमेशा बोलते थे ये वाहन चालक की गलती है। मैं एक सिंपल सा सवाल आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मेरे सामने पानी की बोतल रखी है तो मैं शायद पीने की कोशिश करूँगा। तो इसने मेरा बिहेवियर चेंज किया। तो जो हमारा कई बार जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन होता है वो हमारे मानक के अनुसार नहीं होता है, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं होता। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ कि एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, यमुना एक्सप्रेसवे का ही देता हूँ, कि यमुना एक्सप्रेसवे पर वहाँ पे एक रैंप बना हुआ है जिसको ज़ीरो चेनेज बोलते हैं, और वहाँ पर अक्सर दुर्घटनाओं में देखा गया कि टू व्हीलर के लिए वो अनसेफ है। ये बात अलग है कि टू व्हीलर अलाउड है या नहीं है, दैट इज़ वन। एक एक दूसरा पॉइंट आगे जाते हैं हम, तो वहाँ पे मर्जिंग होती है। अब उसको सुधार दिया गया है, और कई जगह पर हमने देखा कि रोड आती है, सडनली आके मर्ज हो जाती है। तो ये मर्जिंग हो गया, जहाँ पे डाइवर्जिंग हो गया। इंटरसेक्शंस पे अगर आप एनसीआरबी का डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, चौराहों और जो मोड़ हैं उनको मिला करके तकरीबन एनालाइज करेंगे तो 52% एक्सीडेंट वहीं पर होते हैं। तो क्या हमने उसकी रोड सेफ्टी ऑडिट की है या हमने उसको मानक के अनुसार बनाया है? तो जहां हमें मोबिलिटी चाहिए, हमें ये समझना चाहिए प्लानिंग के अनुसार कि हमें उसको एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करना है, और रोड एनवायरनमेंट हमें उस टाइप का देना है। मैं फिर बोलता हूँ, रोड एनवायरनमेंट इस टाइप का देना है जिसको हम एक नए स्टैंडर्ड में, जिसको हम फॉरगिविंग रोड बोलते हैं। फॉरगिविंग रोड का मतलब ये हो गया कि अगर आप गलती भी करते हैं तब भी वो कहीं ना कहीं रोड में मार्जिन होगा, आपकी उसको कहीं ना कहीं एक्सक्यूज करेगा, आपकी लाइफ नहीं लेगा। लाइफ टेकिंग हाईवे नहीं चाहिए हमको, हमको एक्सक्यूजिंग हाईवे चाहिए। तो एक जो नया सिस्टम्स डेवलप हुआ है, थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ, वो कि हम फॉरगिविंग रोड डिजाइन करें, हम सेफ सिस्टम अप्रोच से हम डिजाइन करने की कोशिश करें, और हम यूजर को कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दें। आजकल हम एक ITMS सिस्टम्स है जो हम हाईवे पे यूज कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ है गुड़गांव पे एक्सप्रेसवे पे, और ऐसे एक्सीडेंट हुआ था नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, यमुना एक्सप्रेसवे पे। ये एक्सीडेंट क्या है? हम जिसको एक्सप्रेसवे बोल रहे हैं उसकी स्पीड हमने निर्धारित कर दी 100 किलोमीटर पर आवर। तो शायद जो हाईवे में काम करते हैं या इसमें काम करते हैं वो ये भी भूल गए कि एक्सप्रेसवे वो तब तक है जब तक कि वहां पर व्हीकल की डेंसिटी कम है। तो
इसका मतलब क्या हो कि 100 किलोमीटर पर आवर उस पे चलना सेफ नहीं है। तो लोग बोलते हैं हम क्या करेंगे? तो आपके पास ये तो है नहीं कि हाईवे को वाइडन कर देंगे, तो हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं आपको स्पीड को रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, शायद आपको मालूम होगा, इसी वजह से अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे जो निर्धारित गति सीमा थी उसको 100 से लेकर के 80 पे कर दिया गया। वैलिड पॉइंट तो सर। जहां हमें लगता है डेंसिटी ज्यादा है, सड़क पे जा गया, उसने एक्सप्रेसवे का कैरेक्टर ही खत्म हो गया। अगर वो एक्सप्रेसवे नहीं रहा तो आपको बताना पड़ेगा यूजर को विजिबल कंडीशंस खराब है। क्या हम यूजर को बताते हैं विजिबल कंडीशंस? अभी आप देखिए 100 फ्लाइट्स हैं, 25 ट्रेन है, उनका शेड्यूल चेंज हो गया, कैंसिल होगी, लेकिन एक फ्लाइट है जो गाड़ी की वो कभी नहीं बदलती है। आप कह रहे हैं और कंडीशंस विजिबल के हिसाब कंडीशंस में से हम ना उनकी तो इन्फॉर्म स्पीड को करते हैं बदलना होगा, स्पीड में रिस्ट्रिक्शंस लाने होंगे। राघव जी, क्योंकि दो बड़े पॉइंट्स निकलते हैं जो पैनलिस्ट ने कहा। पहली चीज ये कि कुछ डिजाइनिंग में ऐसे फॉल्ट थे, और कहीं पर जहां पर मर्जिंग होती है फिर टू व्हीलर्स का हम उतना विशेष ख्याल नहीं रखते हैं क्या सड़कों को बनाते वक्त, और सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो टू व्हीलर्स सवारियों की ही होती हैं। और दूसरा ये कि जब हम किसी एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, देश भर में बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वहां पर जो लोड है व्हीकल का उसके बढ़ने के साथ उसके नॉर्म्स, उसकी स्पीड, इन सब कुछ सबको रिवाइज करने की जरूरत होती है। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि इस पर समय समय पर विचार और गंभीर मंत्रणा चलती रहनी चाहिए और ये डायनेमिक होना चाहिए। जिस प्रकार से मौसम हो, जिस प्रकार का वहां पर डेंसिटी हो, जिस प्रकार की फैसिलिटीज हो उस सड़क पर उपलब्ध, उसके अनुसार उसके अनुरूप ही उतना ट्रैफिक वहां पर अलाउ होना चाहिए और उतनी ही स्पीड समय समय पर रेगुलेट होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं कि 12 मासी वही स्पीड लिमिट रखी जाए, उसको फ्लेक्सिबल तौर पर उसको मैनेज किया जाए और कमांड सेंटर्स के थ्रू आज की तारीख में एनएचएआई में कमांड सेंटर सेटअप हैं जिसमें वो काफी सड़कों की, हाईवेज की मॉनिटरिंग करते हैं। अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि एक सेंट्रल कमांड के तहत सभी सड़कों की, हाईवेज की विशेषता और एक्सप्रेसवेज की मॉनिटरिंग होनी चाहिए रिमोट कैमरास और सैटेलाइट्स के थ्रू। और वहां पर उनकी, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब आर्या साहब ने बताया कि आईटीएमएस के थ्रू, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ये हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर किस तरीके का ट्रैफिक है, किस तरीके की वेदर कंडीशन है और उस अनुसार वहां पर स्पीड लिमिट्स निर्धारित होनी चाहिए। और ये स्पीड लिमिट्स में, क्योंकि प्रशांत बनर्जी साहब भी हैं, तो मैं कहूंगा कि गाड़ियों में भी इस प्रकार का इक्विपमेंट होना चाहिए कि अगर सेंट्रलाइज्ड कमांड कोई जाए तो सेंट्रलाइज्ड कमांड को वो गाड़ी ऑटोमेटिकली रिसीव कर ले और उस अनुरूप एक रेगुलेटर के तौर पर, गवर्नर के तौर पर उसकी स्पीड लिमिट ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ना जाए। अगर उसके ऊपर जाती है तो वहां सायरन, उसके इंटरनल सायरन बजना चाहिए। जैसे कि अगर मैं गाड़ी की किवाड़ खुली छोड़ देता हूं तो गाड़ी में पे शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से अगर निर्धारित स्पीड लिमिट है उससे ज्यादा गाड़ी जा रही है तो ड्राइवर, क्योंकि अब इंक्रीजिंगली उस स्टेज पर आ रहे हैं जब हम ड्राइवरलेस व्हीकल्स की कल्पना कर सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी चीज है। ऑटोमेटिकली उस सेंट्रलाइज्ड कमांड को स्वीकार करते हुए गाड़ी में उसका जो ट्रांसपॉन्डर से उसको जो सिग्नल मिल रहा है उसमें ये होना चाहिए कि गाड़ी उससे आगे बढ़ ही नहीं सकती, आप ज्यादा तेज चला रहे हैं, स्लो करिए। तो हमें इंक्रीजिंगली नई गाड़ियों में भी इस प्रकार की पाबंदी लानी पड़ेगी और उनको, यद्यपि हम ड्राइवरलेस के लिए आज पूरी तरीके से एज ए नेशन तैयार नहीं है, लेकिन हमको एक हाइब्रिड तौर पर इस प्रकार की व्यवस्था लानी चाहिए कि गाड़ियों में ऑटोमेटिकली वो ड्राइवर को थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकें, उसको रेगुलेट कर सकें, डायरेक्ट कर सकें। साथ साथ जो इंटरसेक्शंस हैं वो हमारे बहुत बढ़िया और सोफिस्टिकेटेड होने पड़ेंगे। और इसके लिए, हर एक चीज के लिए देखिए, अल्टीमेटली रोड सेफ्टी एक लाइफ की कीमत क्या है। एज ए नेशन वी हैव टू फिगर आउट कि उसकी एक लाइफ की कीमत 10 लाख है या 1 करोड़ है या 10 करोड़ है या 100 करोड़ है, और उसके अनुपात में हमको उसके लिए बजट निर्धारित करना पड़ेगा। जब तक आप बजट नहीं लाएंगे आप चर्चा करते रहेंगे। अन्य प्लेटफॉर्म्स पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी सेटअप की है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस तो बहुत जाएंगे, लेकिन सबसे जरूरी है कि हमारे पास बजट होना चाहिए जिससे कि अगर हम इमरजेंसी तौर पर कोई उपाय लागू करना चाहते हैं कि इस सड़क पर ये पॉइंट ठीक नहीं है, मैं यहाँ पर 2 करोड़ या 4 करोड़ या 10 करोड़ खर्च करके इसको ठीक करना चाहता हूं, तो वो वहां पर लोकल अथॉरिटी के पास हैसियत होनी चाहिए कि वो उसको कर सके। फिर उसमें नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास फंड्स नहीं है। आप एक तरफ तो कहते हो फंड्स नहीं है, दूसरी तरफ आप कहते हो कि आप जान बचाना चाहते हैं। 1.5 लाख जाने जा रही हैं, इससे और क्या गंभीर विषय हो सकता है।
तो हमको अगर हेलीकॉप्टर से भी इवैक्यूएशन करना पड़े, इमरजेंसी पेशेंट्स का ट्रॉमा सेंटर उनको ले जाना पड़ता है। आज जो सड़कों पर जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं, वो ट्रॉमा सेंटर्स नहीं है, वो पीएचसी के बराबर हैं। वो केवल आपका छोटा मोटा फर्स्ट एड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई गंभीर एक्सीडेंट हो गया, 50,000 60,000 ऐसे लोग जो बचाए जा सकते हैं, उनको आप इमरजेंसी इवैक्यूएट करिए, उनको नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर ले जाइए, उस तरीके का बजट क्रिएट करिए। तो जब तक सरकार बजट नहीं करेगी और इस प्रकार के प्रावधान इमरजेंसी इवैक्यूएशन के नहीं करेगी, इस प्रकार के सड़कों पर उपचार नहीं करेगी, व्हीकल्स पर नहीं करेगी, ये चर्चा चलती रहेगी और 2-4 जानें बच जाएंगी, लेकिन उससे आप कोई ठोस उपाय नहीं कर पाएंगे। प्रशांत, ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा खतरा है और सबसे ज्यादा जो मसले हैं, चाहे वो कोई भी सरकारी आंकड़े आप उठाइए, वो ओवर स्पीडिंग ही एक्सीडेंट और उसके बाद डेथ का कारण है। क्या ओवर स्पीडिंग को हम कंट्रोल करने या उसको हाईटेक करने के साथ जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे सिस्टम के साथ में? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत प्रासंगिक सवाल है। जैसे राघव चंद्रा जी ने कहा है कि ये बहुत जरूरी है कि हम स्पीड को मॉनिटर करें, ड्राइवर को बिहेवियर को समझें और उसको कंट्रोल करें। तो मैं बहुत खुश हूं ये बताने के लिए, ये जानकारी शेयर करने के लिए कि सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसके अनुरूप 3 बातें हुई हैं। पहला, 2019 अक्टूबर के बाद से हर गाड़ी में, पैसेंजर गाड़ी में अगर 80 पे ऊपर आप जाते हैं स्पीड, तो वहां पर आपको इंडिकेशन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ बेल। उसके बाद अगर 120 जाएंगे तो कंटिन्यूअस बेल आएगा। सो दिस इज वन थिंग व्हिच हैज बीन डन मैंडेटरीली इन ऑल द कार्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 1 अप्रैल 2019 के बाद से जितनी भी नेशनल परमिट की गाड़ियां हैं और कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उसमें व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाने का मैंडेट आया हुआ है। सारी सरकारों को निर्भया फंड से बहुत फंडिंग दी गई है। तो उस गाड़ियों में ड्राइवर का बिहेवियर, स्पीड कंट्रोल, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस, उसके सारे प्रोविजंस हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट मिनिस्ट्री इज पर्सनली looking after and sending informations to all the state governments to make it happen. And there are some state governments, they have taken proactive approach, and I'm sure that this will bring a huge transformation. जो चंद्रा जी ने कहा है कि मॉनिटर होना चाहिए कंटिन्यूअस बेसिस पे कंट्रोल रूम से, तो ये कंट्रोल रूम बन रहे हैं। सीडैक और बीएसएनएल कंट्रोल रूम बैकएंड मैनेज कर रहे हैं और उसके बेसिस पे इट विल बी वेरी इजी टू मॉनिटर द स्पीड ऑफ द व्हीकल, द बिहेवियर ऑफ द ड्राइवर, एंड इन केस ही इज फाउंड, अगर ज्यादा ओवर स्पीड कर रहा है तो उसको फिर पेनल्टी सुटेबली की जा सकती है। और तीसरा जो है, जो बहुत लोग उसको यूज करते हैं बट बहुत से लोग उसको मतलब बेसिकली बाईपास भी करते हैं, वो स्पीड गवर्नर्स हैं। तो स्पीड कंट्रोल, जैसे सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने बोला था, तो 80 के स्पीड पे स्पीड गवर्नर्स लगे हुए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड पीपल आर एक्चुअली मिसयूजिंग एंड नॉट लेटिंग इट हैपन। तो उस पे भी वाहन निर्माताओं ने अब ईसीओ के माध्यम से उसमें स्पीड कंट्रोल डाला हुआ है, उसको टेम्पर करना आसान नहीं होगा। इस तरीके के तीनों प्रावधान किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रावधान है लोगों का सेल्फ डिसिप्लिन। उसके लिए हमें शिक्षा पे बहुत जोर देना है, जागरूकता को बढ़ाना है, और इसी से हमारा जो नंबर ऑफ डेथ है, जो घटनाओं की संख्या है, वो कम होगी और शायद हम सड़क सुरक्षा पे, जीवन रक्षा पे ध्यान दे सकेंगे। डॉक्टर सेवाराम जी, एक आखिरी जवाब मैं आपसे चाहूँगा कि जिस तरीके से हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं और जो मौतें हैं वो वाकई बहुत ही ज़्यादा हैं अगर हम सालाना मौतों की बात करें, और ये फिर भी समाज या फिर जो वाहन चालक हैं उनकी नज़र में बहुत कम नज़र आती हैं, क्योंकि वो सिंसियरिटी नज़र नहीं आती, चाहे जो मानकों के पालन की बात हो। तो सबसे पहले और किस तरीके से हम खुद बदलाव की तरफ बढ़ सकते हैं ताकि मौतों को कम कर पाएँ? देखिए, ये एक तो ये बात है कि हमको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तो डिसाइड करनी है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि हमारे जो हाईवेज हैं, हाईवे के साथ साथ हमारे दूसरे वाहन चालक भी साथ में चलते हैं। हम बोलते हैं जहाँ पे एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, आप वहाँ पर सर्विस रोड बनाइए। तो अगर सर्विस रोड होगा तो जो वाहन होगा वो कहीं ना कहीं उस पर हाईवे पर नहीं आएगा। कई जगह पर देखा, काफ़ी दूरी तक कोई सड़क नहीं होती है। जो आसपास के जो सेटलमेंट गांव होते हैं या जो खेत के जो किसान होते हैं, वो अपने सामान को अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। हम कहने के लिए तो बोल सकते हैं कि वो वायलेट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई
रास्ता नहीं है, दूर दूर तक क्रॉसिंग के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि एनएचआई में इसके ऊपर संज्ञान लिया गया और मिनिस्ट्री ने भी, और फिर गाइडलाइंस हमारी डिसाइड की गई कि जो हमारे अंडरपासेस वगैरह होंगे वो किस तरह से बनाए जाएंगे। जो नए हाईवे बन रहे हैं वहाँ तो ये माना जाता है, लेकिन हमें ये बात समझने की है। अभी एक नया ट्रेंड मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज हम रिसर्चर हैं। एक तरफ जहां हमारी जो हाई एक्सप्रेसवे हाईवेज वगैरह की सेफ्टी पे ध्यान दिया जा रहा है, उसको सेफ्टी में हम कई प्रोसेस से गुजारते हैं। जब डिजाइन तैयार होता है तो वहां पे डिजाइन लेवल की ऑडिट बनाते हैं, और इसी तरह से दूसरे स्टेजेस की सेफ्टी ऑडिट से वो गुजरता है। जो एग्जिस्टिंग हाईवेज है वहां पर अभी भी थोड़ा सा हमारा पेस ऑफ जो वर्क है वो अभी भी कम है, और पर्टिकुलरली जो लोअर हायरार्की की रोड है, आज एक्सीडेंट हाईवे पर नहीं, आज एक्सीडेंट डिस्ट्रिक्ट रोड पर हो रहे हैं, आज एक्सीडेंट हमारी गांव की सड़क पर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वाहन चालक है वो तेज चलाना चाहता, लेकिन सड़क उसके लिए बनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक हमारा दृष्टिकोण ये भी होना चाहिए कि जैसे हम बोलते हैं कि सड़क सुरक्षा, लेकिन सड़क सुरक्षा में बोलना चाहिए सबकी सड़क सुरक्षा, राइट सर, सबके साथ हर राइट सर। समय। अगर हमारा स्लोगन होगा तो हम शायद ये बात जो जस्टिफाई कर सकेंगे। जैसे हाईवे हमारा शहरी क्षेत्र से गुजर जाता है और गुजरता है, हम भूल जाते हैं कि उस वहाँ शहरी क्षेत्र में उसका रिक्वायरमेंट अलग है। वहाँ में फुटपाथ चाहिए, वहाँ पेडेस्ट्रियन चाहिए, पेडेस्ट्रियन की क्रॉसिंग की फैसिलिटी चाहिए। अब मैं आपको एक्सीडेंट में दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें सर कुछ वक्त कम है, बहुत चौराहों को संक्षेप में स्टडी सर, 10 करने के सेकंड लिए में। भेज दिया। जी हमने वहां पर पाया कि जो 10 मुख्य चौराहे थे जिसमें एक्सीडेंट होते हैं, वो ट्रेंड क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप आजादपुर से जो हाईवे आता है और हाईवे पे आ गया, जो नीचे की जो सड़क है उस पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ऊपर की जो सड़क है वो तो तेज गति से चला गया, नीचे पूरे सारे सारे एक्सीडेंट ऊपर के बजाय नीचे ट्रांसफर हो गए। क्यों? क्योंकि आपने नीचे वालों के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। वहीं से सड़क जो था ना सेटलमेंट के लिए एक्सेस जा रही है, यानी सर जो वहीं आपने पे कहा कि आपने सड़क टर्निंग बंद कर दिया। सुरक्षा, सबकी सुरक्षा, और सड़क जब बनाई जाए तो सबके चलने के लिए जो सुविधाएं हैं वो उसमें अगर होंगी तो शायद बेहतर होगा, और इन तमाम जो एक्सीडेंट हैं और उससे होने वाली मौतों को हम कम कर पाएंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।